चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे बहुत सारे देश आज दुनिया में ऐसे हैं जिनके लोगों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो बिना किसी परमिशन के आराम से देश भर में घूम सके। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि नॉर्थ कोरिया में तो लोगों को हेयर स्टाइल को लेकर भी बहुत सारी पाबंदी है। वहाँ के स्टूडेंट्स को एक ही तरह के बाल रखने पड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर आपको सतरंगी मुर्गे देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस बात को गौर से सोचें तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे कुछ रूल्स हमारी आज़ादी पर पाला डाल सकते हैं। आखिरकार सबको अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन ऐसा अक्सर हर देश में नहीं होता है। असल में हम बहुत लकी हैं जो हमने ऐसे देश में जन्म लिया है जिसमें हमें सारे ऐसे अधिकार मिलते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं और साथ ही इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अधिकारों के बारे में बात करेंगे जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स वह राइट्स होते हैं जिन्हें देश की जनता की भलाई के लिए बनाया जाता है, और ये बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन हमको ऐसे राइट्स देती है जिससे हम अपने जीवन को आसान बना सकें ताकि देश की जनता की भलाई हो सके। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही होता है, भारत के लोगों का चहुमुखी विकास करना। अब चहुमुखी विकास का मतलब क्या होता है वो समझते हैं कि भारत के लोगों का भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास व आध्यात्मिक विकास, जब ये चारों विकास पूरे तरीके से हो पाएंगे तब जाकर के हम कहेंगे कि चहुमुखी विकास हो पा रहा है। और यही फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था और यही मेन ऑब्जेक्टिव भी था। तो ये थी ऑब्जेक्टिव्स की बात। और मौलिक अधिकारों को यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन लेकर के इन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में डाला गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे पार्ट हैं हमारे, उन पार्ट्स में से थर्ड पार्ट है भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है। और इसी कारण फंडामेंटल राइट्स को इसी पार्ट में पार्ट 3 में रखे जाने के कारण पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया और हमको याद करने की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसे ढंग से याद कर लेना कि फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक रखा गया है। और इसी कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को यानी कि भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और अब समझते हैं कि मैग्ना कार्टा शब्द का मतलब क्या है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है ग्रेट चार्टर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो लोगों की आज़ादी की गारंटी देता हो। मतलब एक ऐसा मेमोरेंडम, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे लोगों की आज़ादी लिखी होती है। और यही तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखा हो गया कि फंडामेंटल राइट्स में लोगों की आज़ादी के बारे में जो तत्वाधान, जो प्रावधान दिए गए वो सारे के सारे लिखे गए, जो कि पार्ट 3 में ऐड किया गया है। तो इसी कारण पार्ट 3 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आई होप कि आपको मैग्ना कार्टा शब्द का मतलब पता पड़ा और आपको ये भी याद रहेगा कि कौन से पार्ट को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस मैग्ना कार्टा का जो सबसे पहले यूज किया गया था वो इंग्लिश किंग के द्वारा किया गया था, ब्रिटेन के किंग के द्वारा, और वो किया गया था 15 जून 1215 को। वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको इस बात की नॉलेज हो सके कि मैग्ना कार्टा का सबसे पहले यूज कब किया गया था और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक की बात करी गई है। तो हम एक एक करके आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले आर्टिकल 12, जिसके अंदर डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करी गई है, यानी कि राज्यों की परिभाषा। अब राज्यों की परिभाषा को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस आर्टिकल में जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है उस राज्य शब्द का प्रयोग हमारे देश के राज्यों के लिए नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि राज्य शब्द का प्रयोग राजस्थान, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, जो अन्य राज्य हैं, इनको डिनोट करने के लिए नहीं किया गया है। जबकि राज्य शब्द का मतलब है, स्टेट वर्ड का मतलब है कि ऐसी बॉडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती हो। जैसे LIC को हम मान सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हम मान सकते हैं, पंचायत को भी मान सकते हैं, जहां तक कि पार्लियामेंट को भी मान सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी मान सकते हैं। यानी कि जो भी बॉडी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है वो सारी की सारी स्टेट की डेफिनेशन में आती है, स्टेट की उस लिस्ट में आती है जो आर्टिकल 12 में दी गई है। और इन सब बॉडी की एक लिस्ट बनाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इन बॉडीज में से कोई भी अगर फंडामेंटल राइट का लॉस करती है किसी व्यक्ति के, यानी कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो हम जाकर के उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इन पर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन का कानून लागू होता है।
तो फंडामेंटल राइट्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में जो स्टेट की परिभाषा है, स्टेट की लिस्ट है, वो सारी की सारी आर्टिकल 12 में बताई गई है। तो हमें ध्यान रखना है आर्टिकल 12 का मतलब सिर्फ टाइटल ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के लिए। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों की परिभाषा आर्टिकल 12 से रिलेटेड है। अब आता है हमारा आर्टिकल 13, जिसमें मौलिक अधिकारों को असंगत व अल्पीकरण करने की विधियां बताई गई है, यानी कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अभी असंगत करना और अल्पीकरण करना क्या मतलब है, इनकंसिस्टेंट और डेरोगेशन का मतलब क्या है, उसे समझते हैं। आर्टिकल 13 के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लॉस हो रहा हो तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर देते हैं कि वो उन फंडामेंटल राइट्स को असंगत ठहरा करके उनका अल्पीकरण कर सके। कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है और दो व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि भारत के नागरिकों को ये पूरा का पूरा अधिकार है कि वो अपनी आसानी से जिंदगी जी सके। अगर वो गाना सुनना चाहे तो गाना सुन सके, अगर वो डांस करना चाहे तो डांस कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके उस गाना सुनने की आज़ादी के कारण किसी और की आज़ादी का उल्लंघन हो, किसी और की आज़ादी का लॉस हो जाए। अगर आप, जैसे आपने कई बार एग्जाम्पल में सुना होगा कि गवर्नमेंट रात के 10 बजे के बाद में डीजेस और बैंड की आवाज के लिए प्रतिबंध लगा देती है, जैसे राजस्थान में तो लगाया जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर आपका अपने एंजॉयमेंट करने का एक अधिकार आपको दिया गया है, आपको डीजे में नाचने का अधिकार दिया है, गाने सुनने का अधिकार दिया है, तो साथ ही साथ में दूसरे व्यक्ति को जो आपके उस फंक्शन में शामिल नहीं है उसे सोने का भी अधिकार है, उससे अपनी लाइफ में जीने का भी अधिकार है, और वो अगर रात में काम कर रहे हैं तो उसका भी अधिकार है। तो इन्हीं सब के चलते हुए एक सीधा सा एग्जाम्पल हमको देखने को ये मिल जाता है। तो इसे हमको समझना है कि जब भी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का लॉस कर रहा है तो उस व्यक्ति पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 32 और 226 के हिसाब से उस पर रोक लगा सकती है, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, यानी कि उनके मौलिक अधिकारों को असंगत ठहरा करके उनका अल्पीकरण कर सकती है, यानी कि उनके मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी देखा जा सकता है, जिसमें एक आदमी अगर मान लो किसी औरत को 3 तलाक कह देता है तो वो तो उस आदमी का अधिकार है मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से कि वो 3 तलाक कह करके उस औरत से अपना तलाक ले सकता है। लेकिन इस बात को सोच करके देखें कि सिर्फ 3 तलाक मुंह से बोल देने मात्र से अगर किसी का तलाक हो जाता है तो वो उस औरत के लिए कितना बुरा हो जाएगा, वो उस औरत के फंडामेंटल राइट्स का एक तरीके से लॉस हो जाता है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो सभी व्यक्तियों को बराबर की दृष्टि से, बराबरी की दृष्टि से देखा जाएगा, लेकिन ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ के इस कानून में, यानी कि 3 तलाक वाले कानून में होता नहीं था। तो इसी चक्कर में, इसी बात के चलते 22 अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने तलाक के बिद्दत को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया था। अब तलाक के बिद्दत का मतलब ऐसा नहीं कि 3 तलाक पूरा ही पूरा हट गया, नहीं। 3 तलाक 3 तरीके का होता है, उनमें से जो सबसे मॉडर्न था ये तलाक के बिद्दत, इस प्रोविजन को हटा दिया गया था और इसे गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी गई है, जिनमें से पहला आता है राइट टू इक्वालिटी यानी कि समता अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक को डाला गया है। दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक डाला गया है। और तीसरा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 और 24 डाले गए हैं। चौथा जो राइट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 25 से 28 तक डाले गए हैं। और 5वां आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें आर्टिकल 29 से 30 डाला गया है, जिसका मतलब होता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और अब जो छठा राइट आता है राइट टू प्रॉपर्टी, के इंपॉर्टेंट है याद करने को, जिसमें आर्टिकल 31 को डाला गया था, यानी कि यह जो पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का ये था, अभी नहीं है, इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। और राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, संपत्ति का अधिकार। ध्यान दीजिएगा इसमें आर्टिकल 31 को डाला गया था। और हमारा जो लास्ट है 7वां फंडामेंटल राइट, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आर्टिकल 32 में डाला गया है। और आई होप कि इन 7 राइट्स में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से ही आते हैं, उसे आर्टिकल 32 में डाला गया है। आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए।
अब बात करते हैं उस छठे राइट के बारे में जो है राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। और इसे हटा दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 से, और यह हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस प्रावधान को, इस राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति के अधिकार को, जो आर्टिकल 31 में आता है, इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया था और इसे फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था, लीगल राइट बना दिया गया था, जो कि पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है और इसे आर्टिकल 300A से इंट्रोड्यूस किया गया। तो अगर सही से देखा जाए कि 7 फंडामेंटल राइट्स में से अगर एक चले गया तो आज के टाइम पे एट प्रेजेंट हमारे पास में 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स आते हैं, और आगे इस क्लास में चल करके हम इन 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स को एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन पूरे के पूरे टाइप हम आज इस क्लास में नहीं करने वाले। बेसिकली इस क्लास में हम 2 ही टाइप को करने वाले हैं, बाकी सेकंड पार्ट में हम सारे बाकी टाइप को करने वाले हैं। तो जो आज हमारा पहला टाइप है, जो राइट टू इक्वालिटी है, समता का अधिकार है, वो स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो पहला है राइट टू इक्वालिटी यानी कि समता का अधिकार। अब ये जो पहला पार्ट है राइट टू इक्वालिटी यानी कि समता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसकी एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि 14 से लेकर के 18 तक के बच्चों को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए हमेशा। ये सिर्फ ट्रिक है, तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि आर्टिकल 14 से 18 तक के सारे आर्टिकल एक पार्ट में आते हैं, जिससे समता का अधिकार यानी कि समान से रिलेट कर रहे हैं, समता का अधिकार को ध्यान में रहेंगे। अब पढ़ते हैं हम एक एक करके इस 14 से लेकर के सारे 18 तक आर्टिकल, यानी कि ये पूरे के पूरे आर्टिकल्स जो भी हैं। तो आर्टिकल 14 जिसका टाइटल है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता, इसका टाइटल ही केवल इक्वालिटी बिफोर लॉ है, विधि के समक्ष समता, ये सिर्फ टाइटल है, जबकि इसमें 2 तरीके की बात में की गई है। तो आइए अब इन दोनों बातों को एक एक करके ढंग से समझते हैं। तो जो पहली बात इसके अंदर आई है, वो जो डाली गई है, वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के समक्ष समता, और ये डाली गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से। यानी कि ये जो प्रावधान है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब इसे समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, कि विधि कानून ये मानता है कि जो भी व्यक्ति हैं देश में रहने वाले, वो सारे के सारे समान हैं। लेकिन बस मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ। अगर हम टैक्सेशन का एक एग्जाम्पल लें कि भारत में रहने वाले लोग टैक्स देते हैं, अगर इस बात को समझा जाए, विधि के समक्ष समता को समझा जाए, समानता को समझा जाए, इक्वालिटी को समझा जाए, तो भारत में फिर सभी लोगों को एक ही जैसा टैक्स देना चाहिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है ना कि जो गरीब है और अमीर है दोनों के दोनों बराबर हैं। अगर ऐसा है तो गरीब भी उतना ही टैक्स देगा और अमीर भी उतना ही टैक्स देगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, इस बात पे गौर किया जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ पे, तो ये एक अत्याचार भी हो सकता है और एक सही भी नहीं होगा छोटे लोगों के लिए, क्योंकि उनके लिए टैक्स इतना दे पाना अच्छा नहीं होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि हम बराबर नहीं रख सकते इन दोनों को, इन दोनों कैटेगरीज को बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक तरीके के टैक्स नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रावधान को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो बात करता है कि कानून की नज़र में सब समान है। और अगर कानून की नज़र में सब समान है तो हमारे देश में अलग अलग एरियाज में अलग अलग कानून क्यों हैं, अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों हैं, अलग अलग विधियां क्यों हैं, इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सभी लोगों को समान दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। इसी कारण से इस सेंटेंस को, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ को, एक नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है। एक नेगेटिव सेंटेंस इसलिए माना जाता है क्योंकि सब लोग बराबर नहीं हो सकते, और वो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि सब लोगों की परिस्थितियां अलग हो सकती है, सब लोगों की एक सिचुएशन अलग हो सकती है। तो अगर हम उनको उनकी सिचुएशन के हिसाब से ट्रीट नहीं करेंगे, उनको उनकी सिचुएशन के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तो उन्हें एक अच्छा न्याय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए दूसरा प्रावधान ऐड किया गया, जो कि इस आर्टिकल की दूसरी बात है, और वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधि या कानून का समान संरक्षण। और इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया गया है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से इस बात को लिया गया है, जो कि है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
यानी विधि या कानून का समान संरक्षण। इसमें इस बात का थोड़ा सा जो पिछले वाले पॉइंट की थोड़ी सी एक कमी को दूर किया गया और कहा गया कि कानून की नज़र में सब बराबर तो है, लेकिन समान परिस्थितियों वालों को समान बराबरी से देखा जाएगा। अगर किसी इंसान की परिस्थितियां अलग अलग है तो उन्हें अलग अलग तरीके का न्याय मिलेगा, या फिर उनके लिए कानून भी अलग अलग तरीके के होंगे। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल आरक्षण का ले सकते हैं। कुछ लोगों को आरक्षण मिलता है, कुछ लोगों को आरक्षण नहीं मिलता। तो ये इसी प्रावधान को देख कर के आए, क्योंकि उनकी परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हैं तो उनको अलग ट्रीटमेंट मिला हुआ है, और जो नॉर्मल लोग हैं उनकी परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है, इसलिए उन्हें अलग ट्रीटमेंट दिया गया है। और ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल हमको एक कानून में देखा जा सकता है। जैसे कि अगर कानून का उल्लंघन होने पर जो 9 साल का बच्चा है या फिर एक छोटा बच्चा है उसको अलग तरीके की सज़ा मिलती है और एक अडल्ट को अलग तरीके की सज़ा मिलती है, वो भी इसी प्रावधान के थ्रू आया है, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि कानून सबका संरक्षण समान तरीके से करेगा, सबको समान परिस्थितियों में ही देखेगा। अगर परिस्थितियां भिन्न भिन्न हो जाती है तो उनको न्याय भी भिन्न भिन्न तरीके से मिलेगा, अलग अलग तरीके से मिलेगा। और इस बात के हिसाब से ये हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल करके आता है, एक सकारात्मक भाव निकल करके आता है। तो आई होप कि आपको इन दोनों बातों को डिफरेंस समझ में आया होगा। पहला नकारात्मक, पहला नेगेटिव क्यों है और दूसरा पॉजिटिव क्यों है, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो है आर्टिकल 15, जिसका टाइटल है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। बेसिकली 6 आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। और ये 6 आधार कौन कौन से हैं? रिलीजन है यानी कि धर्म है, रेस है यानी कि उसका कलर है, कास्ट हो गई उसकी जात, सेक्स मतलब उसका लिंग यानी कि औरत और आदमी में भिन्नता नहीं कर सकते हो तुम, और उसके बर्थ प्लेस पे यानी कि जहां पर उसका जन्म हुआ है उस आधार पर तुम उससे भेदभाव नहीं कर सकते, उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी राज्य किसी विशेष परिस्थिति में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। कहने का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा होता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जो हमारी हिस्ट्री में चलता आ रहा था, यानी कि जो ऊंची जाति के लोग जो छोटी जाति के लोग से करते थे, उन्हें छूने नहीं देते थे, उन्हें पानी नहीं पीने देते थे, उन्हें अपने घर में आने नहीं देते थे। इवन दैट अगर वो अपने घर में आ रहे हैं तो उन्हें अपनी जूतियां या फिर अपनी चप्पलें अपने सिर में रखनी पड़ती थी। ये तो था एक तरीके का नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। कहने का मतलब है कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो हमारी जनजातियों में या फिर हमारी सोसाइटी में बुरा इफेक्ट डालता है वो होता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसका जस्ट उल्टा है, जो कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार अपनाती है। उसका मतलब होता है कि जब किसी विशेष पिछड़े वर्ग को जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है उसको अगर आगे उठाना है और सम्मान लेकर के आना है दूसरे लोगों से, तो उनको कुछ प्रावधान एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, यानी कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया गया जो कि है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और इसका पर्पस होता है कि उन पिछड़े वर्ग या फिर जनजातियों को ऊपर उठाना, उनका विकास करना। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोहिबिशन है किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन करने पर, लेकिन राज्य सरकार या केंद्र सरकार या फिर कोई भी सरकार एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। लेकिन फिर भी आपको सिर्फ टाइटल ध्यान रखना है जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस। ओके, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है आर्टिकल 16, जो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका टाइटल है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जिसका मतलब है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी कि सरकारी नौकरियां या फिर सरकार जो भी उद्योग डालती है, नौकरियां देती है, जो भी टेंडर्स देती हैं, उसमें अवसर की समानता मिलेगी। सरकार किसी भी सरकारी संबंधी नौकरियों में सबको अवसर में समानता देगी। इसमें भी एक एक्सेप्शन देखने को मिल सकता है और वो आरक्षण है, और जिसका एक सबसे बड़ा मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको पिछले आर्टिकल में बताया था वो था पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, और इसी के चक्कर में आरक्षण को इसमें एक्सेप्शन माना जा सकता है, लेकिन है इसी का पार्ट, ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके अधिकार मिल सके। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, जो है आर्टिकल 17, जिसमें बात कही गई है, जिसका टाइटल है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। और इस आर्टिकल को सिर्फ याद करना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा इतना समझने का है नहीं, क्योंकि अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता, छुआछूत,
एक कानूनी अपराध है, गैर संवैधानिक चीज़ है, तो ऐसा जो भी करेगा उसको सजा मिलेगी, सीधी सी इतनी सी बात है। तो आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करी गई है, तो इसे ही समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस अब आता है हमारा आर्टिकल 18। इसमें भी बस एक ही चीज़ है याद करने को, और वो है टाइटल इसका जो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि उपाधियों का अंत। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ उपाधियों का अंत किस तरीके से होता है, कौन कौन सी उपाधियों का अंत किया गया है वो देखते हैं। कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं रख सकेगा कोई इंसान। मतलब ऐसा है कि एक तो राज्य, सेना और जो विधा है, कानूनी जो उपाधियां हैं, उसके अलावा कोई भी उपाधि इंसान नहीं रख सकता। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। सीधी सी बात है, भारत का कोई भी नागरिक अगर कोई विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करेगा तो वो नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण किए हुए किसी भी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन वो हमारे भारत देश में रह रहा है और एक लाभ या विश्वास के पद पे है, जैसे एम्बेसी में, तो अगर उसको कोई भी उपाधि धारण करनी है या फिर उसे कोई टाइटल मिलने वाला है, उसे कोई पद मिलने वाला है, सम्मान मिलने वाला है, तो उसे राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी, उसके बिना वो सम्मान को स्वीकार नहीं करेगा। और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास पद पर रहने वाले कोई भी व्यक्ति या किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में भेंट, उपलब्धियों या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि राज्य के अधीन जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, सरकार के अधीन जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, राज्य का मतलब जो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी गई है उसकी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि राज्य सरकार बस। तो राज्य के अधीन जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं वो बिना राष्ट्रपति के परमिशन के कोई दूसरे देश से जाकर के टाइटल, उपाधि, पद, सम्मान नहीं ले सकते हैं। तो इस आर्टिकल में इतना याद करने का कुछ था नहीं। अगर आपको मेरी 4 बातें समझ में नहीं आती तो भी मत समझो, बस इतना ध्यान रखो कि बिना राष्ट्रपति की परमिशन के हम कोई भी उपाधि का धारण नहीं कर सकते। बस अगर कोई दूसरा देश हमें उपाधियां देता है तो हम बिना राष्ट्रपति की परमिशन के उनको धारण नहीं कर सकते हैं। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत इस तरीके से होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा राजा महाराजाओं का। पहले के आज से 100 साल पहले के, या फिर हम माने जस्ट आज़ादी के पहले, जो राजा महाराजा इंडिया में बहुत बड़ी हस्ती हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसा है नहीं, क्योंकि उनकी सभी सारी की सारी उपाधियों को कॉन्स्टिट्यूशन में अंत कर दिया गया है, उनका एंड कर दिया गया है। यानी कि अब कोई राजा नहीं बन सकता, कोई अपने आप राजा टाइटल नहीं रख सकता, महाराजा नहीं रख सकता, राजकुमारी नहीं रख सकता, कोई कुछ किसी भी तरीके के टाइटल नहीं रख सकता, कोई वजीर, कोई सेनापति ऐसे टाइटल नहीं रख सकता है। अब जो टाइटल है वो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कौन सा है, और केंद्रीय सरकार डिसाइड करेगी। जैसे नॉर्मल IAS, IPS, डॉक्टर, ये टाइटल हैं जो लगाए जाते हैं, और ये टाइटल है राज्य से संबंधित है, सेना से संबंधित है और विधा से संबंधित है, यानी कानून से संबंधित। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार की तरफ। अब इसको याद करने की टिक है कि जब बच्चा 19 से लेकर के 22 तक हो जाता है, 19 से 22 के बीच में उसे आज़ादी देनी चाहिए, उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि आर्टिकल 19 से 22 तक सारे के सारे राइट टू फ्रीडम में आते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। और इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम आर्टिकल 19 से, जो आई थिंक फंडामेंटल राइट्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स में से है। आर्टिकल 19 में कुछ सर्टेन राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में बात करी गई है। तो स्टार्ट करते हैं इसके टाइटल के साथ में। आर्टिकल 19 का टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा, यानी कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। इस आर्टिकल में जनरली 6 तरीके के राइट्स के बारे में बात करी गई है, जिसमें से पहला आता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति। इसका कहने का मतलब है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को किसी के भी सामने बोल सकता है, और उसे अगर कोई बात अच्छी नहीं लग सकती तो उसको एक्सप्रेस कर सकता है। अब एक्सप्रेस करने के कई सारे माध्यम हो सकते हैं, न्यूज़पेपर से कर सकता है, मीडिया से कर सकता है, सोशल मीडिया से कर सकता है, किसी भी तरीके से कर सकता है। अगर उसको अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, अपनी एक्सप्रेशंस देनी है, तो वो दे सकता है। ये आर्टिकल 19 के पहले प्रोविजन में दिया गया है। अब आता है आर्टिकल 19 का दूसरा राइट है, जो असेंबली, सम्मेलन कर सकता है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आज़ादी है, कि कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकता है, असेंबली बना सकता है, असेंबली कर सकता है बिना हथियार के। इस बात को ध्यान रखना है कि हथियार नहीं होने चाहिए। हथियार होंगे तो अच्छा नहीं होगा भैया, फिर कानून काम में ले आएगा।
हथियार नहीं होने चाहिए, शांतिपूर्वक सम्मेलन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तीसरा अधिकार है एसोसिएशन यानी कि संघ बनाने का, कि कोई भी व्यक्ति या फिर व्यक्ति का समूह कोई सभा, संघ व सहकारी समितियां गठित कर सकते हैं, और ऐसा होता भी, सहकारी समितियां, एनजीओ, सभा, जो भी है, ये सारे के सारे एसोसिएशंस होते हैं हमारे इंडिया में, तो ये अधिकार है। मूवमेंट कर सकते हैं, मूवमेंट का मतलब और कुछ नहीं, मतलब संचरण कर सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से में जाकर के रह सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से में घूम सकते हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि बेटा तुम जाओ और जाकर के जहां तुमको घूमना है इंडिया की बॉर्डर के अंदर अंदर तुम घूम सकते हो। मैं लद्दाख घूमने जाऊं तो जा सकता हूं, मेरे को साउथ जाना है, मन्नार जाना है तो मैं जा सकता हूं, मेरे को उड़ीसा जाना है, मेरे को अगर कहीं भी जाना है भारत के किसी भी हिस्से में तो मैं जाकर घूम सकता हूं। उसका अधिकार हमको ये आर्टिकल देता है, आर्टिकल 19 देता है। और उसका 5वां अधिकार है रेजिडेंस यानी कि निवास करने का, कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान हमको यह अधिकार देता है कि तुम देश की टेरिटरी में कहीं पर भी जाकर के अपना निवास बना सकते हो, वहां पे जमीन खरीद सकते हो और वहां पर रह सकते हो, और अपने तरीके का व्यवसाय भी कर सकते हो, जो कि 6ठे आर्टिकल में, जो 6ठे अधिकार में बताया गया है। तो अधिकार जो 5वां है, 5वें के हिसाब से निवास कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, उस एक्सेप्शंस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन अभी तो जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े हो गए, और नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरिया में अभी भी है, कुछ एक्सेप्शंस हैं कि वहां जाकर के आप आसानी से नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, आसानी से आप वहां पे जमीन नहीं ले सकते हो और वहां रह नहीं सकते हो, ऐसा। और जो हमारा 6ठा राइट है इसके अंदर, वो है प्रोफेशन, वृत्ति, यानी कि व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, कि आप देश में कहीं भी जाके काम कर सकते हो, अपना धंधा पानी कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो। तो ये तो थी आर्टिकल 19 के बारे में बात, जिसमें मैंने बताया कि 6 तरीके के अधिकारों के बारे में बात करी गई है, जिसमें पहला था स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, दूसरा था असेंबली का, तीसरा एसोसिएशन का, चौथा मूवमेंट का, 5वां रेजिडेंस का, और 6ठा था प्रोफेशन का। तो आई होप कि आपको आर्टिकल 19 समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19 का मतलब 6 राइट्स के बारे में बात करी गई है, और ये कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है आर्टिकल 20, जिसका टाइटल है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अपराधियों को क्या क्या संरक्षण दिए जाएंगे उसके बारे में आर्टिकल 20 में बात करी गई है। अब इसमें जो पहली बात थी उसे समझने की कोशिश करते हैं। 3 बातें, जनरली तीनों बातों को हम समझेंगे। तो पहली बात है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि उसके पहले के और बाद में बनने वाले कानून के तहत। अब एक एग्जाम्पल को सपोज करते हैं, मान लो मैं जाकर के कहीं पर चोरी करता हूँ, अब मुझे पुलिस पकड़ लेती है और मुझे जेल में डाल देती है। अब मैं अपीयरिंग के लिए जाता हूं कोर्ट में, तो कोर्ट मुझे सजा तो दे सकता है, लेकिन उस आधार पर दे सकता है जो वर्तमान में कानून लग रहा हो। ऐसा नहीं है कि मुझे 1857 में कोई कानून बनाया उसके हिसाब से मुझे सजा दे देना, या फिर इन फ्यूचर कोई ऐसा कानून बनेगा उसके हिसाब से मुझे सजा दे दे, ऐसा नहीं होता है। आज के हिसाब से ही सजा मिलेगी, यानी कि जिस समय पर हमने जो अपराध किया है उसके हिसाब से सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सजा चेंज हो जाएगी। ये किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 1 से अधिक बार सजा नहीं दे सकते, ये इंपॉर्टेंट है। जब उसने अपराध 1 किया है तो उसे 2 सजा तो मिल नहीं सकती है। तो सिर्फ समझने का ये इतना, और कुछ है नहीं इसके अंदर। जबकि अगर ढंग से देखें तो बहुत बड़ा पॉइंट है ये भी, लेकिन हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति 1 बार अपराध करता है तो उस सजा भी केवल 1 बार ही मिल सकती है। अब एक एग्जाम्पल को देखने की सोचें, अगर समझें, मुझे एग्जैक्ट उस केस के बारे में याद नहीं है, बट ऐसा था कि कोई व्यक्ति को जब सजा दी जाती है तो मान लो उसे फांसी की दे दी थी, उस टाइम पे फांसी की सजा दे दी जाए, तो फांसी की सजा देने के बाद में कुछ ऐसा हो कि 20 साल तक उसको फांसी नहीं मिले। फांसी की सजा किसी व्यक्ति को दे दी गई लेकिन उसको 20-30 साल तक फांसी ही नहीं दी गई है आगे, तो उसके लिए तो वो 2-2 सजा हो गई ना। पहली सजा तो हो गई कि उसने 30 साल वहां पे उम्र कैद में डाल दी और बाद में उसको फांसी दे दी गई। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है, यानी कि 2 सजा एक टाइम पे नहीं दी जा सकती, केवल एक ही सजा दी जा सकती है, यानी कि फांसी दे दी या फिर उम्र कैद दे दी, ऐसा कुछ होता है बस। तीसरा आता है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते तुम कि भाई तुमको अपने खिलाफ गवाही देनी ही देनी है। कहने का मतलब है कि उसको तुम बाध्य नहीं कर सकते कि वो अपने बारे में बोले ही बोले।
अगर वो नहीं गवाही देना चाहता तो वो नहीं दे, इसके उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है इस बात पे। तो आई होप कि आपको आर्टिकल 20 भी समझ में आया होगा, जो बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के बारे में। तो अब आगे आता है हमारा आर्टिकल 21, जिसका टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब है कि किसी इंसान के पास में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, उसके पास में अधिकार है, प्रोटेक्शन है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, यानी कि वो अपना जीवन अपने मनमानी तरीके से जी सकता है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि कानून के द्वारा बनाए गए जो नियम है उसके आधार पर, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति पर किसी भी तरीके की रोक नहीं लगाई जाएगी कि वो अपना जीवन इस तरीके से नहीं जी सकता है। किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के तरीके से नहीं रोका जा सकता है, एक्सेप्ट जब इमरजेंसी हो जाए, तब ऐसा नहीं होता है। इमरजेंसी के टाइम पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया जाता है, बहुत सारे राइट्स को हटा दिया जाता है लगभग। तो ये सब उन्हीं चीज़ में आती है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसको अपना पर्सनल अधिकार है कि वो किसी भी तरीके के काम को कर सके। जैसे पानी पीने का अधिकार भी इस आर्टिकल में आता है, सोने का अधिकार भी इस आर्टिकल 21 में आता है, चैन से रहने का अधिकार भी इस आर्टिकल 21 बहुत ब्रॉड है अगर देखा जाए, क्योंकि जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आर्टिकल 21 में आती है। अगर आपको वो नहीं मिलती है तो इसका मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन यहाँ पर हो रहा है। और इस पर बहुत सारे केसेस भी आए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 21 सिर्फ हमको यही देखना है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एक दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, सिर्फ टाइटल्स को याद रखना और कुछ नहीं है। अब आता है हमारा आर्टिकल 21A, कैपिटल ए का आर्टिकल 21 है, जिसका टाइटल है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, यानी कि 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इस राइट को, इस अधिकार को, जो कि है राइट टू एजुकेशन, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A के अंतर्गत, जिसमें कहा जाता है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। इसमें कहा गया है कि जो स्टेट होता है, राज्य, आर्टिकल 12 के हिसाब से जो राज्य बताए गए हैं वो, या फिर राज्य सरकार, ये डिसाइड करना है आपको। तो राज्य सरकार जो भी है वो 9 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को एक कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। ये बात इसी आर्टिकल में लिखी गई है। तो आर्टिकल 21 ये बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के अधिकार में के बारे में बात करता है। और कहा जाता है कि 6 से लेकर के 14 तक के जो भी बच्चे हैं, 6 से लेकर के 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं, उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है, और डेफिनेटली दी भी जाती है, सरकारी स्कूलों में जाकर के देखना, दी जाती है। अब आता है हमारा जो लास्ट आर्टिकल है आज की इस वीडियो का, जो सेकंड पार्ट, यानी कि राइट टू फ्रीडम का भी लास्ट पार्ट है, लास्ट आर्टिकल है, सॉरी, आर्टिकल 22, जो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण। गिरफ्तारी में किस तरीके के संरक्षण लोगों को दिए जाते हैं। अब पहली बात तो यह है कि हर किसी व्यक्ति को जो अपराध करता है उसे यह प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता। ये प्रोटेक्शन नॉर्मल छोटे मोटे जो अपराधी होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। जैसे टेररिज्म से रिलेटेड लोगों को ये अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे ऐसे अधिकार के बारे में जो छोटे मोटे अपराधियों को दिए जाते हैं, यानी कि चोरी चकारी, ढकी, मृत्यु, मतलब एक तरीके से मर्डर तक, बस इतना। कि अगर आप उन्हें हिरासत में ले रहे हैं तो उन्हें हिरासत में लेने का एक तो रीज़न बताना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको रीज़न उसको बताना पड़ेगा कि भाई हम क्यों तुम्हें हिरासत में ले रहे हैं। अगर आप पुलिस वाले हैं तो आपको उनको रीज़न बताना पड़ेगा, जिसका कहते हैं कि वारंट दिखाना, वारंट के साथ में उसे अरेस्ट करना, ये उसका पहला अधिकार है। बिना वारंट के आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। और अगर आपने उसको अरेस्ट कर लिया तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। अब दंडाधिकारी का मतलब क्या है? कोर्ट के सामने। अब दंडाधिकारी कोई भी हो सकता है, मजिस्ट्रेट हो सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी है, जो भी उस केस को हैंडल कर रहा है वो होता है दंडाधिकारी, यानी कि जजेस के सामने आपको उसको पेश करना होगा। सीधा सा ध्यान है तो कोर्ट में उसको ले जाना पड़ता है 24 घंटे के अंदर अंदर। ये उसका अधिकार है। और उसको तीसरा अधिकार दिया गया है कि भाई वो अपने मनपसंद जो चाहता है उस वकील से बात कर सके। उसको ये अधिकार है कि वो अपने संरक्षण में, अपने प्रोटेक्शन में वो किसी भी वकील को हायर कर सके, ताकि वो जो वकील है कोर्ट में जाकर के उसके पक्ष में अपना दलीलें दें और
केस लड़े। तो आई होप कि आपको आर्टिकल 22 भी समझ में आया होगा, जिसमें बात करी गई है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण के बारे में। तो आज की हमारी वीडियो आर्टिकल 22 के साथ ही होती है समाप्त, जिसमें हमने बात करी फंडामेंटल राइट्स की स्टार्टिंग, यानी कि उनका बने क्या थे, कहाँ रखा गया, किस पार्ट में रखा गया, पार्ट 3 में जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद में हमने आर्टिकल 12 में बात करी, आर्टिकल 12 के बारे में बात करी, जिसमें कहा गया कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। आर्टिकल 31 में उनके जो फंडामेंटल राइट्स के उनको कम करने यानी कि असंगत उनका और उनका अल्पीकरण करने के बारे में बात करी। फिर हमने बात करी कितने टाइप होते हैं फंडामेंटल राइट्स के, 7 टाइप होते हैं, लेकिन एक हटा दिया गया जो था राइट टू प्रॉपर्टी, फिर बाकी बचे एट प्रेजेंट द 6। और फिर हमने उन राइट्स में से पहले और दूसरे टाइप के राइट के बारे में बात करी। जो पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, और जो दूसरा राइट है राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कमी दिखती है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अच्छी लगती है तो भी कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो नेक्स्ट वीडियो है विद इन 2 से 3 दिन में आपको भेज दूंगा, और इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। PDF की टेंशन ना करें। और जो इसका दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स की PDF भी आपको दे देंगे, और PDF बाइलिंगुअल लिखी हुई है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए। ऐसी प्रॉब्लम अक्सर मुझे आती थी कि कोई चीज़ प्योर हिंदी में है तो मुझे समझ नहीं आती थी, और इंग्लिश तो अपनी लैंग्वेज है ही नहीं भैया, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन करके लिखा गया है, आसानी से आपको याद हो जाएगी। PDF में ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और वेट करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए।